गुड इवनिंग विद्यार्थियों। दो चैप्टर अपने पूरे हो चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 17 तारीख हो चुकी है। लगभग हम ऑनलाइन क्लासेस देंगे 30 जून तक, और तब तक मुझे लगता है कम से कम 5 से 6 चैप्टर हो जाएंगे। मैंने आज भी देखा है कि लगभग जो है वो 4-5 विद्यार्थी जो है वो लॉगिन होते हैं। युवराज, बालकृष्ण, आकाश, मयंकर, एक रोहित वातार, एक भी लड़की है जो ये ऑनलाइन मैंने आज तक किसी को देखा नहीं है इन क्लासों को लेते हुए। मैं पहले बता रहा हूँ ये सब चीज़ें मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आपको कॉपी के अंदर काम करना है और इनको याद भी करना है। ये जितने चैप्टर पूरे हो जाते हैं 6, 7, 8, सीधा अगला चैप्टर ही पढ़ाया जाएगा जुलाई के अंदर। ध्यान रखना 8वां है चाहे 9वां है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इन वीडियोस को देखें, इनको समझें, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे प्रश्न करें। लेकिन प्रश्न तब करेंगे ना जब यहाँ पर आकर के आप इनको समझेंगे। मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को मैं पुनः सूचित कर रहा हूँ, यहाँ आकर के वीडियो को देखें और इन प्रश्नोत्तर कॉपी के अंदर करें। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तीसरे चैप्टर का नाम है प्रबंध के सिद्धांत और तकनीकें। ठीक है, अब ये देखना है कि प्रबंध का ये अपना टॉपिक पहला ये प्रबंध के सिद्धांत। हम जितने भी प्रकार के सिद्धांत हमारे 12वीं के टॉपिक के अंदर दिए हुए हम पहले उनको पढ़ेंगे। तो सिद्धांत से क्या तात्पर्य होता है? सिद्धांत क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति के काम करने के सिद्धांत अलग होते हैं। सिद्धांत का मतलब होता है, सामान्य से भाषा में बोलते हैं तो तौर तरीका, कैसे काम करेंगे कैसे नहीं करेंगे। मतलब हमारी नजरों में कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत है। जैसे परीक्षा में अच्छे अंक लाना है, परीक्षा में अच्छे अंक लाना है, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए क्या करोगे? एक विचार जो समय, अनुभव और निरीक्षण की परिस्थितियों पर खरा उतरता है वह सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो अब अच्छे अंक लाने के लिए आपके दिमाग में विचार क्या आएगा? समय के साथ के अंदर बहुत सारी चीजों का अनुभव हो जाता है, और अनुभव यह कहता है कि पढ़ाई लिखाई से जितने जो नंबर आते हैं वो बेहतर है बजाय नकल के। आज नहीं कल, कल नहीं परसों अगर पकड़े गए तो मारे जाएंगे, स्कूल से निकल जाएंगे, हो सकता है रेड मार्क लग सकता है, फेल हो सकते हैं। तो ये समय के साथ में हमने ये देखा है कि जब जब कोई विद्यार्थी नकल करके नंबर लाता है तो वह आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, ये हमारा अनुभव है और ये हमारा निरीक्षण है। बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं, समझते हैं, परिस्थितियों के साथ में अनुभव करते हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो सही और गलत की हमें जो परख कराता है वही सिद्धांत कहलाता है। ये ध्यान में रखना। प्रत्येक कंपनी के काम करने के सिद्धांत अलग अलग होते हैं। आपके परिवार के अंदर देख लो, प्रत्येक व्यक्ति के काम करने का, सोचने समझने का तौर तरीका अलग हो सकता है। क्लियर है? सोचने समझने का तरीका जो है वो अलग हो सकता है। मेरे पिताजी मुझे रात को 8 बजे के बाद में घर से बाहर नहीं भेजते हैं। ये मेरे पिताजी के सिद्धांत पे मैं उनको फॉलो करता हूँ। क्लियर है? नहीं, अब वो जैसा कहते हैं ठीक है, मुझे मानना पड़ेगा यदि मुझे उनके घर में रहना है तो। प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक परिवार के, उसी प्रकार से प्रत्येक कंपनी के भी सिद्धांत जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। ये ध्यान रखना। ठीक है, लंबे समय तक हम किसी चीज का अनुभव करते हैं, उसको सीखते हैं, उसको समझते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे सरकार के साथ में आपने देखा कि कौन सी सरकार किस तरीके से काम करती है, कौन सा व्यक्ति किस तरीके से काम करता है। जैसे आप देखो, आपको पढ़ाने वाले गुरुजनों में जो है वो 5 प्रकार के गुरुजन आते हैं आपको पढ़ाने के लिए। मान लो तो 5 प्रकार के गुरुजनों के तौर तरीके अलग अलग नहीं है। समय के साथ में आपने उनको समझ लिया है, आपने उनको अनुभव कर लिया है, आपने उनका निरीक्षण कर लिया है, और अब आप उनके हिसाब से ही व्यवहार करते हैं। ये सिद्धांत है। इनके साथ में किस तरीके से काम करना है, इनके साथ में किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो ये होता है सिद्धांत। आगे देखो, क्या सिद्धांत प्रत्येक संगठन या देश में समान रूप से लागू होते हैं? क्या प्रत्येक सिद्धांत जो होता है वो किसी भी देश या किसी भी संगठन में समान रूप से लागू होता है? हाँ या नहीं, ये बताना है।
अभी मैंने बताया था प्रत्येक व्यक्ति के काम करने का तौर तरीका अलग हो सकता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के सिद्धांत अलग होते हैं। तो जब प्रत्येक व्यक्ति के सिद्धांत अलग होते हैं तो प्रत्येक देश में सिद्धांत एक जैसे कैसे हो सकते हैं? आपने वो प्रबंध की सार्वभौमिकता में पढ़ा नहीं पढ़ा? एक नहीं, 60 से अधिक सिद्धांत है जो कि हर देश के अंदर एक समान नहीं है, कभी लागू होते हैं कभी लागू नहीं होते हैं। समय काल परिस्थितियों पर जो है वो डिपेंड करता है कि वो सिद्धांत लागू होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहला आपका उत्तर हो जाएगा कि नहीं, प्रत्येक सिद्धांत जो है वो प्रत्येक संगठन या देश में समान रूप से लागू नहीं होता है, इस बात का ध्यान में रखना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये एक सिद्धांत है, मैंने ये ले लिया एक तरीके से कि जो है वो मैंने ये ले लिया पारिश्रमिक। ये एक सिद्धांत है। पारिश्रमिक का मतलब जान गए ना, हम जितनी मेहनत करते हैं जितना काम करते हैं उसके बदले में हमें जो वेतन मिलता है वो पारिश्रमिक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो विश्व में एक देश है जापान, ये ध्यान में रखना। तो जैसे कि नॉर्मली आपको पता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति किसके लिए काम करता है? पारिश्रमिक के लिए काम करता है। यदि उसे अच्छा वेतन मिलेगा तो वो ज्यादा बढ़िया काम करेगा। ये एक सिद्धांत है। लोगों से काम कैसे करवाया जा सकता है? मैंने बोला कि सर मुझे 10 हजार रुपए की आवश्यकता है, ये पकड़ो 10,500। अरे वाह, जितना मांगा उससे ज्यादा मिल रहा है, तो मेरी निष्ठा उसके प्रति बढ़ जाएगी, ये ध्यान में रखना। तो ये एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके, पारिश्रमिक का प्रयोग करके हम जो है वो बेहतर कार्य करवा सकते हैं, ये ध्यान में रखना। जापान एक ऐसा देश है जहां पर कभी संकट की स्थिति आ जाए एक तरीके से, आपातकाल की स्थिति आ जाए एक तरीके से, या व्यापार चक्रों की स्थिति आ जाए एक तरीके से, या मंदी जिसे कहते हैं, मंदी कहते हैं एक तरीके से, मंदी आ जाए, ऐसी कंडीशन में भी वो देश जो है वो अपने देश के जितने भी कंपनी है उन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की, मजदूरों की छंटनी नहीं करता है। इस बात का ध्यान, कोई भी कंपनी जो है वो मंदी के दौर के अंदर अपनी कंपनी के कर्मचारियों की छंटनी नहीं करता है, बल्कि अपने रिजर्व फंड में से जो है वो पैसे निकाल करके उनको सैलरी वगैरह देती है, वेतन देता है। ऐसी कंडीशन में आप सोचो कि क्या कोई कर्मचारी उस कंपनी के साथ के अंदर कोई देशद्रोह या विश्वासघात कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में यदि कभी कंपनी पर संकट आ जाए तो वो ही कर्मचारी होंगे जो दिन रात एक करके उस कंपनी को वापस जो है वो फर्श से अर्श पर पहुंचा देंगे, इतनी मेहनत करेंगे। तो ये एक सिद्धांत हो गया है, ध्यान रखना। ऐसे सिद्धांत हर देश में लागू नहीं होते, ये समय और परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि कब कौन सा सिद्धांत लागू होगा या कैसे काम करवाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और सिद्धांत बताता हूं जिसका नाम है अनुशासन, ठीक है, डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं एक तरीके से। अनुशासन के माध्यम से भी जो है वो हम बेहतर काम करवा सकते हैं। जैसे निष्पक्ष शासन फिर अनुशासन। मान लो मैं कोई कंपनी का जो है वो विभागीय जो हेड हूँ एक तरीके से, मध्यम स्तर का या तृतीय स्तर का कर्मचारी हूँ, प्रबंधक हूँ। मान लो मैं समय पर आता हूँ एक तरीके से, ठीक है, और मैं हमेशा कभी लेट नहीं होता, मैं अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, या पहला कदम किसी भी कार्य करने के लिए मैं आगे बढ़ाता हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से मेरे अधीन काम करने वाले कर्मचारी भी मुझे देखकर काम करेंगे। मैं आते ही चाय बीड़ी पीने लग जाऊंगा, बैठ जाऊंगा एक तरीके से, फोन पे बातें करूंगा निटल्ला, कोई काम नहीं करूंगा, कभी आया कभी नहीं आया, काम क्या हो रहा है मैंने कभी देखा नहीं है, गौर नहीं किया। ऐसी कंडीशन में मेरे अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को भी एहसास हो जाएगा कि हमारे ऊपर जो काम करने वाला बॉस है यदि वो भी काम पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसको भी काम की जो है रिजल्ट की चिंता नहीं है एक तरीके से, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। आदमी के दृष्टिकोण को बदल देते हैं सिद्धांत, ये ध्यान में रखना। दृष्टिकोण, सोचने विचारने की जो क्षमता होती है वो बदल देता है, ठीक है। और यदि आप बेहतर तरीके से काम करोगे तो कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, ध्यान रखना। काम समय पर होते हैं। ये सिद्धांतों पर डिपेंड करता है आपके सिद्धांत किस प्रकार के, ठीक है। आगे देखो, तो सिद्धांतों के उपयोग का महत्व है। यदि आप अच्छे सिद्धांतों का प्रयोग करोगे तो इनका उपयोग करोगे अपने कामों के अंदर, तो इनका महत्व क्या होगा? कार्य कुशलता में वृद्धि। अभी देखो मैंने बताया था अनुशासन का जो सिद्धांत है इसका मैं पालन करूंगा तो लोग भी अनुशासन रखेंगे, ठीक है। पारिश्रमिक, मैं कर्मचारी को समय पर पारिश्रमिक दूंगा एक तरीके से, ठीक है। समता, ये वाला सब है समता, ठीक है। ये समता, समता का मतलब होता है समानता, ठीक है। मैं अगर मेरा नजरिया, ठीक है, दृष्टिकोण, ये नाम है ना अभी यहाँ पर, ठीक है, परिस्थितियों पर जो है ये दृष्टिकोण कहते हैं या नजरिया कहते हैं, ठीक है। अगर मेरा नजरिया सबको समान रूप से देखने का है, मैं किसी भी कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं करता हूं, ये ध्यान में रखना,
ठीक है। तो कर्मचारियों को भी एहसास होगा कि हमारा जो मालिक है वो हमारे साथ भेदभाव नहीं करता है, तो वो भी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी संकोच शिकायत के कंपनी या संस्था के अंदर मन लगाकर काम करेंगे। ये देखो, तो कार्य कुशलता में वृद्धि हुई नहीं हुई, ये ध्यान में रखना। आगे, कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण में सहायता, कार्य के प्रति। अब आप जो है, मैं यदि किसी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझता, मैं यदि किसी भी कार्य को मैं जो है को बराबर महत्वता देता हूँ एक तरीके से और आगे बढ़कर काम करता हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे अधीन काम करने वाले कर्मचारी भी जो है वो किसी भी कार्य को बड़ा या छोटा नहीं समझता। जैसे कि कोई क्लास है, मान लो, ठीक है, अभी मैं 12वीं क्लास को पढ़ा रहा हूँ, अचानक से गुरुजी कहते हैं सर एक बार तीसरी क्लास में जाके आना, देखो वहां पर मुझे लगता है कोई समस्या है। हाँ सर, क्यों नहीं। अब यहाँ पर मुझे मेरा दृष्टिकोण जो है सकारात्मक रखना है। सकारात्मक ये रखना है एक तरीके से कि आपको पता होना चाहिए पहली से लेकर के 5वीं तक जो कक्षाएं होती है वो रीढ़ की जो हड्डी जिसे कहते हैं, आधार जिसे कहते हैं, वो है। अगर उन कक्षाओं पर फोकस नहीं किया गया, वो कमजोर रहेगी एक तरीके से, तो छठी क्लास कमजोर होगी, 7वीं कमजोर होगी, 8वीं कमजोर होगी, 9वीं कमजोर होगी। और यदि मैं 10वीं क्लास पढ़ाता हूं, अब मेरे सामने कैसे बच्चे आएंगे? कमजोर बच्चे आएंगे। कमजोर क्यों आएंगे? क्योंकि मेरा दृष्टिकोण क्या था, मुझे लगता है कि 5वीं से 8वीं तक कोई क्लास ही नहीं होती, ये बकवास है, ये छोटी क्लास है, इनको नहीं पढ़ाना है। और इनको नहीं पढ़ाना तो 10वीं के अंदर तो वही बच्चे आएंगे ना जो 4 साल पहले छठी क्लास के अंदर था, जो कमजोर था, जिस पर आपने फोकस नहीं किया। ठीक है, तो ये दृष्टिकोण की बात होती है। तो किसी भी बिंदु पर आपके दृष्टिकोण में सकारात्मकता आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है, यदि आपके सिद्धांत जो है बेहतर होंगे या आप सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना। तो ये इसके महत्व है ना, सिद्धांतों का उपयोग यदि हम करते हैं संगठन के अंदर, तो एक तो कार्य कुशलता आती है। कार्य कुशलता का मतलब क्या होता है? कार्य को और बेहतर तरीके से करना। कुशलता का मतलब होता है कम से कम समय में और कम से कम लागत में किसी कार्य को करना, ये होती है कार्य कुशलता। और कार्य के प्रति दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का मतलब होता है सकारात्मकता। किसी भी कार्य के अंदर आप पॉजिटिविटी ढूंढो, नकारात्मक बिंदु ना देखो, ये होता है। ठीक है, आगे देखो, अब हम सिद्धांतों की बात करते हैं। वर्तमान के अंदर जो है जो सिद्धांत चलते हैं उनके प्रेरक कौन कौन है, या कौन से सिद्धांत ज्यादातर चल रहे हैं? विश्व के अंदर लगभग 60 से ज्यादा सिद्धांत चलते हैं और ये प्रत्येक देश के अंदर अलग अलग है, क्योंकि प्रत्येक देश का इतिहास और प्रत्येक देश की संस्कृति अलग अलग होती है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अभी एक राजस्थान है, राजस्थान के अंदर चूरू की और उदयपुर की भाषाओं के अंदर फर्क है, जोधपुर के लाडनू की भाषा के अंदर फर्क है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये इतिहास और संस्कृति पर, कल्चर पर डिपेंड करता है। तो जब 150-250 किलोमीटर के अंदर इतना फर्क आ जाता है, तो यहाँ से अमेरिका और अमेरिका से जापान के बीच के अंदर हजारों किलोमीटर की दूरी है, क्या वहां पर काम करने के तौर तरीकों में अंतर नहीं आएगा? निश्चित रूप से अंतर आएगा, ये ध्यान में रखना। इसलिए प्रत्येक देश में सिद्धांत जो है वो वहां की परिस्थितियों, वहां की संस्कृति, वहां के इतिहास और वहां की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं पर डिपेंड करता है, ये जानो ना। लेकिन कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो विश्व के लगभग हर देश के अंदर काम आते हैं, जैसे कि अनुशासन सिद्धांत है। अब ये सबको पता है कि अनुशासन हर जगह पर होता है। अपने परिवार के अंदर डिसिप्लिन होता है नहीं होता? आप स्कूल से घर आते हो, कितनी भूख क्यों नहीं लगी हो, लेकिन आप सबसे पहले जूते खोलोगे, जुराब खोलोगे, अपने गणवेश को ये खोल करके दूसरा चेंज करोगे, अपने बैग को रखोगे, हाथ मुंह धोगे, उसके बाद खाना खाओगे। ये आते ही बैग रखा नहीं है, गेट के बाहर खड़ा और मम्मी आपकी भोजन थाली लिए वही खड़ी है, लो बेटा भोजन कर लो, पहले भूख लगी है आपको, पहले यह काम करो। ऐसा नहीं होता ना, ये ध्यान रखना। और जूते आपके निश्चित जगह पर होते हैं, कॉपी किताब आपकी निश्चित जगह पर होती है, आपका सोना, खाना, पीना, उठना बैठना, हर चीज एक समय पर और एक निश्चित स्थान पर होती है। ये क्या होता है? ये अनुशासन होता है। तो जब आपके परिवार के अंदर अनुशासन है, तो एक छोटी सी दुकान में डिसिप्लिन होता है, एक बड़े से शॉपिंग मॉल में डिसीजन होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोई हॉस्पिटल है उसमें डिसीजन होता है, डिसिप्लिन होता है, एक स्कूल होती है उसमें डिसिप्लिन होता है, एक कोई राजनीतिक मंच है, पार्टी है, उस पर डिसिप्लिन होता है, पहले कौन आएगा बोलने के लिए, बाद में कौन आएगा बोलने के लिए। क्लियर नहीं है? तो ये एक सिद्धांत है। ऐसे ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है हेनरी फेयोल। ठीक है, विश्व में हेनरी फेयोल के सिद्धांत जो है वो सर्वमान्य है और वो सब जगह चलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। हेनरी फेयोल ने टोटल सिद्धांत दिए 14। कितने सिद्धांत दिए? 14। ये जो मैंने उदाहरण बताए अभी, ये पारिश्रमिक वाला, अनुशासन वाला, ठीक है, ये इन्हीं सिद्धांतों में शामिल है। अर्थात इनका ज्ञाता कौन, जन्मदाता, इनका जन्मदाता है हेनरी फेयोल। ठीक है, हेनरी फेयोल के सिद्धांतों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्रबंध के सामान्य सिद्धांत। प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों का जन्मदाता कौन है? हेनरी फेयोल है, प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों का जन्मदाता। क्लियर नहीं है? ये ध्यान में रखना।
एक दूसरा और प्रकार का है, वर्तमान में एक और प्रबंधक जो है वो चलते हैं, विद्वान है, जिनका नाम है FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। आपने इनके बारे में पहले ही पढ़ रखा है, सुन रखा है थोड़ा बहुत, FW टेलर, ध्यान में रखना। इन्होंने भी कुछ सिद्धांत दिए, इन सिद्धांतों को बोलते हैं वैज्ञानिक प्रबंध। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब ये मानना है, जैसे हेनरी फेयल का मानना है कि यदि हम किसी कर्मचारी को मोटिवेट कर दें, अभिप्रेरित कर दें या उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर दें, तो हम उस आदमी से किसी भी प्रकार का काम करवा सकते हैं। ये इनका मानना है। ठीक है, हेनरी फेयल का, यदि हम किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरी कर दे रहे हैं, ये ध्यान रखना, उन्हें मोटिवेट कर दे रहे हैं, उन्हें आदेश निर्देश देते हैं, उन्हें डिसिप्लिन में रखें, उन्हें समय पर वेतन देते रहे, तो हम किसी भी व्यक्ति से मन चाहा काम करवा सकते हैं जैसा मालिक चाहता है। ये इनका मानना है। इनका मानना यह है कि एक व्यक्ति हर प्रकार के कार्य को नहीं कर सकता, पहली बात तो, और दूसरी बात उसे करवाना भी नहीं चाहिए। ये इनका मानना है, ध्यान रखना। ठीक है, ये इनका मानना है कि इनका FW टेलर का इनका मानना है कि जो कर्मचारी जिस कार्य के अंदर परफेक्ट हो उसे वही कार्य सौंपा जाना चाहिए। ये इनका मानना है, ताकि कार्य और थोड़ा सा बेहतर तरीके से पूरा हो जाए। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो इनका मानना थोड़ा सा अलग है। वैज्ञानिक प्रबंध को एक और नाम से भी पुकारते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध को बोलते हैं आधुनिक प्रबंध। ये ध्यान में रखना, आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? FW टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? FW टेलर। ये ध्यान में रखना, क्लियर नहीं? इनकी पढ़ेंगे हम तकनीकें। वैज्ञानिक प्रबंध की क्या पढ़ने वाले हैं? तकनीक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सिद्धांत किनके पढ़ेंगे? सिद्धांत पढ़ेंगे हेनरी फेयोल के। ठीक है, तो विश्व में सर्वमान्य सिद्धांत किसने दिए हैं? हेनरी फेयोल ने। कितने दिए? 14 दिए हैं। 14 कौन कौन से? इनके नाम देख लो। सबसे पहले कार्य विभाजन का। कार्य विभाजन मतलब कार्यों को बांटना। कार्यों को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो काम आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा अधिकार एवं उत्तरदायित्व है। इस सिद्धांत के अंदर क्या है कि जब व्यक्ति को काम सौंपते हैं, उत्तरदायित्व मतलब होता है जिम्मेदारियां। जब हम किसी व्यक्ति को जिम्मेदारियां सौंपे तो उसे थोड़े बहुत अधिकार भी देने चाहिए। अधिकार देंगे तो वो काम क्या होगा? बेहतर होगा। ठीक है, डिसीजन जो है समय पर ले सकेगा। तीसरा अनुशासन। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है कि आप जिस संस्था में काम करते हैं उस संस्था की नियम और शर्तें, यदि आपने उस संस्था की नियम और शर्तें मान ली है तो आपने अनुशासन का पालन किया है। ठीक है, चौथा है आदेश की एकता। एकता का मतलब एक आदेश, आदेश होता है ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि एक कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश लेना चाहिए। ठीक है, या एक समय में एक अधिकारी को एक ही आदेश देना चाहिए। कर्मचारियों को एक ही आदेश देंगे तो भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी और जो आदेश दिए उसकी पालना हो जाएगी समय पर। ठीक है, पांचवा है निर्देश की एकता। निर्देश का मतलब दिशा निर्देश। क्लियर ही नहीं? मैं एक कर्मचारी हूं और मुझे 4 अधिकारियों ने 4 तरह के निर्देश दिए हैं, मैं किसका मानूंगा? एक का मानूंगा 3 नाराज हो जाएंगे, 2 का मानूंगा 2 नाराज हो जाएंगे, और 3 का या 4 का मान लिया तो मैं काम किस तरीके से करूंगा? ये ध्यान में रखना। तो एक कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी से निर्देश मिलने चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, छठा है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। सामूहिक हित, जब सब पूरी संस्था की बात आए, जब पूरी संस्था पर कोई अनहोनी घटना आ जाए, एक तरीके से संस्था जो है वो मंदी के काल में गुजर रही है, ऐसी कंडीशन में किसी भी कर्मचारी को, किसी प्रबंधक को अपने निजी हित नहीं सोचने चाहिए, संस्था के बारे में सोचने चाहिए। अपने परिवार पर कभी आपदा आती है, छोटा सा उदाहरण परिवार से, अपने परिवार पर कोई आपदा आती है तो हम अपने पेट और भोजन की व्यवस्था करेंगे या पूरे परिवार की चिंता करेंगे? और कौन सा सही तरीका? अपने बारे में सोचना या पूरे परिवार के बारे में सोचना? परिवार के बारे में सोचना। क्यों? क्योंकि ये आपदा कल आप पर भी आ सकती है। यदि आपने परिवार के बारे में या अन्य लोगों के बारे में नहीं सोचा तो क्या वो आपके बारे में सोचेंगे? कभी नहीं सोचेंगे। ठीक है, ये सिद्धांत ये था। सातवां कर्मचारियों का पारिश्रमिक। जो कर्मचारी जितना काम करता है उसे उतना पारिश्रमिक मिल जाना चाहिए। केंद्रीकरण। ठीक है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। ठीक है, केंद्रीकरण का मतलब होता है अधिकार अपने पास में रखना, सारे अधिकार अपने पास में। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है अधिकार दूसरों को बांट देना। जब एक आदमी के पास में बहुत सारे काम हो और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं पहले कौन सा काम करूं बाद में कौन सा काम करूं, यदि उसके पास में सक्षम अधिकारी हैं काम करने वाले,
तो उस अधिकारी को कुछ छोटे मोटे काम दूसरे अधिकारियों को सौंप देना चाहिए, ताकि ये भी तो पता चल जाए कि वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। और अधिकार खुद के पास में रखना, सारे काम खुद ही करना, सारे डिसीजन खुद लेना, ये कहलाता है केंद्रीकरण। आगे देखो, 9वां है पदाधिकारियों के बीच संपर्क कड़ी। पदाधिकारियों के बीच संपर्क कड़ी। ठीक है, पदाधिकारियों के पास में, जैसे एक कंपनी में बहुत सारे अधिकारी होते हैं, ध्यान में रखना। ऐसी कंडीशन के अंदर कभी कभी क्या है कि आपातकालीन परिस्थितियों के अंदर कर्मचारियों को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि सभी कर्मचारी ऑफिशियल होते हैं, औपचारिक संबंध होता है सभी के अंदर, कंपनी के अंदर कोई भी अनौपचारिक संबंध नहीं होते हैं। उसके बावजूद भी यदि आपातकालीन परिस्थितियों के अंदर दो एक जैसे कर्मचारियों को यदि काम पड़ जाए तो उन्हें हेल्प ले लेनी चाहिए, मदद ले लेनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, मान लो कि ये अपने स्कूल के कर्मचारी हैं। ठीक है, ये मान लो कि यहाँ पर हेड कौन है, पुखराज सर है, ये रजिस्टर तैयार करने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मान लो कि ये राम प्रकाश जी सर हो गए। ठीक है, हम दोनों एक जैसे कर्मचारी हैं, एक ही लेवल के कर्मचारी हैं। ठीक है, नॉर्मली मुझे कोई बात पूछनी होती है। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि साधना मैडम है। ठीक है, और यहाँ पर मान लो कि सोनू मैडम है। ठीक है, सोनू मैडम को मान लो कि साधना मैडम से कोई काम है, तो प्रोसेस क्या है, ये ए स्तर के कर्मचारी हो गए, ये बी स्तर के कर्मचारी है। ठीक है, तो ये बी स्तर के कर्मचारी पहले अपनी बात को इनके पास पहुंचाएगा, ये यहां से बात जाएगी यहाँ पर, ये ऑफिशियल तरीका है। फिर यहां से ये आदेश जाएगा इनके पास में, और यहां से जाएगा आदेश इनके पास में। मतलब ये ऑफिशियल तरीका इस तरीके से संस्था में। लेकिन मान लो कि आपातकालीन परिस्थितियां हैं और अचानक से कोई डिसीजन लेना है, तो ये दोनों सेम स्तर के कर्मचारी हैं। अगर ये कर्मचारी इस कर्मचारी से डायरेक्ट संबंध स्थापित कर ले, यहाँ पर इनसे कोई बात पूछ ले, तो यहाँ पर देखो समय कम लग रहा है, यहाँ देखो इस प्रोसेस में समय ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तुरंत डिसीजन लेना है, समय कम है, तो ये आपस के अंदर जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। ये होता है संपर्क कड़ी। कर्मचारियों के अंदर पदाधिकारी, ये दोनों सेम स्तर के अधिकारी है ना, इसलिए ये आपस के अंदर जो है वो संपर्क कर सकते हैं। ये समय और परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि इन्होंने आपस में संपर्क क्यों किया, ऐसे क्या परिस्थिति आ गई थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट, आप सब जानते हैं। प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित स्थान होता है। ठीक है, उससे क्या है कि प्रत्येक वस्तु का निश्चित स्थान होगा, तो किसी भी वस्तु को आप आसानी से जो है वो पता कर सकते हैं वो वस्तु कहाँ है। जैसे आप लोग चौक लेने जाते हैं, सर ने आपको भेज दिया कि जो चौक लेके आओ जगह, या एक ऐसा करो पानी का लोटा लेके आओ, आप तुरंत भागते हैं नीचे से पानी का लोटा लेके आ जाते हैं, चौक लेके आ जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, या गोपाल सर को बुला के लेना है, या निर्मल सर को बुला के लेना है, तो आप बताओ वो कहाँ बैठते हैं, उनकी टेबल कहाँ पर है। ये होगी व्यवस्था। प्रत्येक वस्तु का या प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित स्थान होता है, उसे बोलते हैं व्यवस्था। आगे, कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता। कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता का मतलब होता है कि भाई संस्था के अंदर पूरे 1 वर्ष के लिए यदि किसी की नियुक्ति हुई है और उसे एहसास हो जाए कि मुझे 1 वर्ष के पहले नहीं निकाला जाएगा, और यदि मेरे काम की कंडीशंस अच्छी रही है तरीके से, या काम की ग्रोथ अच्छी है तरीके से, तो मुझे अगले साल के लिए स्थायी कर दिया जाएगा, या आपको ये पता चल जाएगा कि अगले 5 सालों तक जो है वो आपको स्थायी कर दिया गया है, तो आप बेफिक्र होकर के काम करेंगे। आपके मन में ये चिंता नहीं रहेगी कि मुझे कहीं बीच सत्र में निकालने दिया जाए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है, ये एक सिद्धांत है। 13 नंबर है प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब है कि आप इस प्रकार के काम करो कि लोग आपके या आपको देख करके प्रेरणा ले, या किसी दूसरे व्यक्ति को आपकी प्रेरणा दे। जैसे कि मोदी जी है, अच्छा काम करते हैं, लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं कि काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, मोटिवेट, आपके कार्यों को देख करके और लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज को अपनाएं, लोग आपको आदर्श माने, इस प्रकार के नेचर और इस प्रकार के कार्य आप करें संस्था के अंदर। तो ये एक तरीका होता है। तो एक प्रबंधक काम है कि वो इस प्रकार की जो है वो रूपरेखा तैयार करें और लोगों के लिए प्रेरणा का कार्य करें। अंतिम है सहयोग की भावना। मैंने आपको पहले पढ़ाया था एक बार, समन्वय और सहयोग। समन्वय तो करते ही करते हैं, लेकिन समन्वय से पहले यदि हम अपने दिमाग में सहयोग की भावना रखें, एक दूसरे का सहयोग करें, तो ये बहुत बढ़िया होगा।
कभी कभी परिस्थिति ऐसी भी आ जाती है कि हमें भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमने लोगों का सहयोग नहीं किया, अपने बराबर के कर्मचारियों का सहयोग नहीं किया, उनकी हेल्प नहीं की, मदद नहीं की, तो वो हमारी मदद कैसे करेगा। और हम सबका टारगेट क्या है, संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना। यदि संस्था के लक्ष्य प्राप्त होंगे तभी हमारे लक्ष्य प्राप्त होंगे, अन्यथा कभी नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना। संस्था का लक्ष्य क्या है, बीएम के अंदर जो है वो 30 में से 10 बच्चे कम से कम ऐसे आए जो 90+ नंबर लेकर के आए, ये संस्था चाहती है, ठीक है। और अगर ये टारगेट मेरा नहीं रहा, मैं चाहता हूं कि 30 में से 10 बच्चे ऐसे आ जाएं जो 70+ हो जाए, बस बहुत है, बस बहुत है, ये ध्यान रखना। तो मैंने 70+ दिलवा दिए, लेकिन 90+1 नहीं है। क्या मैंने संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया, क्या नहीं किया। संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया तो मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। किसी ऐसे कर्मचारी की आवश्यकता है जो संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करवा सके, 90+ दिलवा सके। ये ध्यान में रखना। तो संस्था के लक्ष्य प्राप्त होंगे तभी आप अपने लक्ष्यों को या उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आवश्यकता क्या है, एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। मिलकर के काम करेंगे तो लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 14 सिद्धांत कौन से हैं, व्यक्तिगत हम इनको अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप कम से कम ये इन प्रश्नों करेंगे और कम से कम 5 पेज, दूसरा चैप्टर पूरा हो गया है, 5 पेज छोड़ करके और आप तीसरा अध्याय लगाएंगे और काम करेंगे। 5 पेज कॉपी का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों तरफ से गिनेंगे कितने पन्ने हो जाएंगे, 10 पेज हो जाएंगे। ध्यान रखना, मतलब 5 पन्ने छोड़ने आपको, 1 2 3 4 5 पन्ने छोड़ेंगे तो पेजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। 5 पन्ने छोड़ करके उसके बाद में तीसरा अध्याय आपको शुरू करना है। धन्यवाद।